नमस्कार साथियों, मैं नरेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य के इतिहास में अपन प्रमुख इतिहास ग्रंथ और उनके लेखक यानी इतिहास लेखकों की चर्चा कर रहे थे और इसका भाग 1 अपन कर चुके हैं और बहुत साथियों के मैसेज आ रहे हैं कि सर इसका आगे का भाग लाइए। तो थोड़ा समयाभाव के कारण इतने दिन तक नहीं आ पाया, लेकिन आज हम इसका दूसरा भाग अ, अपन करेंगे। यहाँ पर इसकी चर्चा अन्य इतिहास ग्रंथों की चर्चा करेंगे। देखिए, शुरुआत में साथियों मैं बताऊं आपको, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रमुख ग्रंथों जैसे इस्तवार दला लिटरेचर एंड द हिंदुस्तानी, जो कि गारशा दत्तासी का ग्रंथ है, उसके बारे में हमने चर्चा कर ली। शिव सिंह सरोज के बारे में हमने चर्चा कर ली। उसके बाद द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, उसके बारे में साथियों अपन चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम इसके आगे का जो पार्ट है वो हम साथियों पढ़ने वाले हैं। तो आज अपन देखिए साथियों पढ़ने वाले हैं मिस्र बंधु विनोद। आज हम बात करेंगे मिस्र बंधु विनोद के बारे में। चलिए, अगला अपना इतिहास ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद। बड़े ध्यान से सभी साथी इसको समझेंगे। देखिए, पहले वही तरीका अपना रहेगा आज भी, पिछले वीडियो की तरह ही। पिछले वीडियो में बहुत सारे साथियों ने कहा था कि सर आप जो पढ़ाते हो याद भी हो रहा है साथ-साथ, तो याद करवाना ही हमारा मेन उद्देश्य है। मिस्र बंधु विनोद, अब देखो मिस्र बंधु विनोद इस ग्रंथ के नाम से ही पता चल रहा है कि इस ग्रंथ को मिस्र बंधुओं ने लिख दिया। किसने लिख दिया बताओ? मिस्र बंधुओं ने। तो इसके रचनाकार हो गए मिस्र बंधु। अब बंधु कहा है, इसका मतलब एक से ज्यादा व्यक्ति है। मिस्र बंधु, तो ध्यान रखना मिस्र बंधु विनोद ये तो ग्रंथ का नाम है। ये मिस्र बंधु विनोद ये किसका नाम है? ये इतिहास ग्रंथ है मिस्र बंधु विनोद। और लिखा किसने? मिस्र बंधुओं ने। बंधु की जगह भी ऐसे लिखेंगे मिस्र बंधुओं ने। अब मिस्र बंधु मतलब मिस्र भाई, तीन है, ध्यान रखना। मिस्र बंधु कितने हैं? कितने भाई हैं? मिस्र बंधुओं में कितने जने शामिल हैं? तीन शामिल है, ध्यान रखना। एक तो गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। इनके पूरे नाम यूं है: गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इस तरह से करके इन तीन भाइयों को मिश्र बंधु कहा जाता है। और इन्होंने एक बहुत ही शानदार ग्रंथ मैं कह सकता हूँ, जो कि आगे के ग्रंथों, आगे के जितने भी इतिहास ग्रंथ है ना, उनको यहाँ से बहुत कुछ मिला है ना। यहाँ इस ग्रंथ को आधार ग्रंथ के रूप में उन्होंने लिया। अब देखो, प्रकाशन वर्ष याद रखना इसका। प्रकाशन वर्ष सुनो, इसके चार भाग है। देखो, मिस्र बंधु विनोद के कितने भाग हैं? चार भाग, ऐसे याद रखना आप। इसमें पहला, दूसरा और तीसरा, तीन भाग तो 1913 में प्रकाशित हो गए। तीन भाग कब प्रकाशित हो गए? 1913 में। और चौथा भाग 1934 में। यानी तीन भाग, तीन भाग को तो तीन से याद रख लो भाई, तीन भाग है तो 1913, ठीक है। और फिर चौथे भाग को चार से याद रख लो, 1934। तो तीन भाग तो 1913 में, चौथा भाग 1934 में, ऐसे याद रखना। तीन भाग को तीन से याद रख लो, चौथे भाग को चार से। तो कुल मिला के देखो, यहाँ से एक आइडिया ये भी लग गया कि इस ग्रंथ के कुल कितने भाग हो जाते हैं दोस्त? चार हो जाते हैं। क्या आइडिया लगा कि इस ग्रंथ के सर चार भाग हो जाते हैं? तो ये चार भाग, ये ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है ना। मिस्र बंधु विनोद के चार भाग है। और ये बहुत बार पूछा हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा है दोस्त, कथन के रूप में दिया था। इसमें लगभग 5,000 कवि हैं। सबसे बड़ा ग्रंथ हिंदी साहित्य में कवियों की संख्या के हिसाब से ये सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसमें लगभग 5,000 कवि, अन्य किसी कोई भी ग्रंथ बता दो मेरे को आप इतिहास का, जिसमें 5,000 कवियों का वर्णन किया हुआ और नहीं है। सभी ग्रंथ लगभग 1,000 के आसपास घुटने टेक देते हैं। वही मिस्र बंधुओं ने 5,000 कवियों को संकलित किया। देखो कितनी अच्छी बात है। लेकिन इनकी एग्जैक्ट संख्या याद रखना, वास्तव का मतलब वास्तविक संख्या है 4591 भाई। एग्जैक्ट संख्या है 4591, जिसे लगभग 5,000 हम कह सकते हैं। पृष्ठ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में पृष्ठ याद रखने की कोई जरूरत नहीं है हमें। फिर वही मैं याद करवा दूंगा, आप बिल्कुल भी घबराए नहीं। मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको क्या करवा दूंगा दोस्त, याद करवा दूंगा। अब देखो, बात करते हैं आगे काल विभाजन। इसकी बात करेंगे, बताओ काल विभाजन की। तो काल विभाजन देखो इन्होंने 5 खंडों में किया है। फिलहाल आप इतना याद रख लें कि 5 खंड, क्या क्या नाम दिए उनके वो अपन आगे एक प्रॉपर टॉपिक में पढ़ाऊंगा आपको। काल विभाजन और नामकरण प्रॉपर एक टॉपिक है, काल विभाजन और नामकरण। उसमें मैं सबके काल विभाजन समझाऊंगा कि मिस्र बंधुओं ने क्या क्या दिया, रामचंद्र शुक्ल ने क्या क्या नाम दिया, कौन कौन से काल को, वो सारे अपन। तो फिलहाल आप इतना ही ध्यान रख लें कि 5 कालों में विभाजित किया था। देखो, एक बात मैं आपसे पूछूं कि भाई बताओ, सर्वप्रथम काल विभाजन करने का प्रयास कौन से इतिहास लेखक ने किया?
आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, बताना देखें कमेंट में कि सर्वप्रथम क्या कह रहा हूँ? सर्वप्रथम काल विभाजन करने का प्रयास कौन से इतिहास लेखक के द्वारा किया गया? परसों की वीडियो में इसका आंसर है, आप बताना देखें। देखो, इतना अच्छा ग्रंथ था ये, 5000 कवि हो गए ना, भाई 5000 कवि और लेखक इसमें हो गए, इसका मतलब है आगे जो भी इतिहास ग्रंथ लिखना चाहे उसके लिए एक आधार ग्रंथ ये हो गया। परवर्ती इतिहासकारों के लिए आधार ग्रंथ क्यों हो गया? भाई देखो, जैसे अब मान लो अपन व्याकरण पढ़ाते हैं, जैसे मैं व्याकरण पढ़ाता हूँ या कोई भी टीचर व्याकरण पढ़ाता है, तो नॉर्मली एक पुस्तक तो वो लेता ही है डॉक्टर राघव प्रकाश की। कौन सी पुस्तक को देखेगा सबसे पहले? डॉक्टर राघव प्रकाश की। और उसके बाद किशोरीदास वाजपेयी की देखता है वो, है ना? इस तरह से ये पुस्तकें कुछ वो देखता है। इसके अलावा आपके कामता प्रसाद गुरु की देखता है। तो वो एक आधार ग्रंथ के रूप में उन पुस्तकों को लेता है, फिर अपना व्याकरण तैयार करके फिर बच्चों को पढ़ाता है। वैसे इस ग्रंथ में देखो 5000 कवि हो गए, तो 5000 कवि का मतलब बहुत सारे कवि हो गए। इसका मतलब आगे वाले जो भी इतिहास लेखक थे ना, उन्होंने निश्चित रूप से इस ग्रंथ को काम में लिया है, तो आगे वाले इतिहासकारों के लिए आधार ग्रंथ हो गया है। आदर्श इतिहास साहित्य के विविध अंग इतिहास लेखन की आलोचनात्मक प्रणाली इसमें अपनाई गई। पहली बार इतिहास लेखन की आलोचनात्मक प्रणाली अपनाई गई। तो देखो ये है साथियों मिस्र बंधु विनोद। चलो याद करवा दूं क्या मैं आपको? आ जाइए, आपको याद करवा देता हूँ। तरीका वही अपनाएंगे। ये एक ब्लैंक पेज अपन ले लेते हैं, ब्लैंक पेज अपन ले लेते हैं साथियों, और उससे अपन याद कर लेते हैं। चलिए याद कर लेते हैं अपन, है ना? कोई दिक्कत नहीं, मैं याद करवा देता हूँ आपको। ये ब्लैंक हमने पेज ले लिया, और यहाँ मैं लिख देता हूँ मिस्र बंधु विनोद। क्या लिख देता हूँ? मिस्र, एक मिनट भाई। मिस्र बंधु, मिस्र बंधु विनोद। सबसे पहले तो रचनाकार बताओ। रचनाकार तो इस रचना के नाम में ही छुपे हुए हैं, मिस्र बंधु। रचनाकार कौन हो गए इसके? मिस्र बंधु। मिस्र बंधु का मतलब मिस्र भाई कितने हैं भाई? 3 हैं सर। नाम बता दो। एक तो गणेश बिहारी, कौन हो गया बताओ? गणेश बिहारी। मिस्र लगाते जाना आगे। गणेश बिहारी, एक श्याम बिहारी, श्याम बिहारी, और एक सुखदेव बिहारी। सुखदेव बिहारी मिश्र, ऐसे है। बताओ, मिश्र बंधुओं का नाम पता चल गया क्या सर? चल गया, ठीक है। उसके बाद आपको पूछ ले भाई प्रकाशन वर्ष, तो हम ये कह देंगे कि गुरु इसके 4 भाग हैं। देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 भाग हो गए ना, तो 3 भाग को 3 से ले लेंगे, यानी 1913। 3 भाग तो कब छपे? 1913 में। और चौथा भाग को 4 से ले लेंगे, ये हो गया 1934। इसका मतलब एक बात हमारे ये भी समझ में आ गई कि इस ग्रंथ के 4 भाग हैं, इंपॉर्टेंट है याद रखना। उसके बाद देखो कवियों की संख्या सर्वाधिक, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक कवियों की संख्या किस इतिहास ग्रंथ में है? तो मिस्र बंधु विनोद में है। लगभग में आंकड़े दें तो हम कह सकते हैं लगभग 5000, और एग्जैक्ट पूछे तो 4591, 4591। बोलो याद रह जाएगा? पृष्ठों की संख्या आपको याद नहीं रखनी है। काल विभाजन अगर आपको पूछ ले कि मिस्र बंधुओं ने कितने काल किए, तो 5 खंड में बांटा इन्होंने, 5 काल कर दिए। उसके बाद देखो इतने सारे कवि थे, इसलिए आगे वालों के लिए ये आधार ग्रंथ हो गया। आगे वाले इतिहासकारों के लिए क्या हो गया बताओ? आधार ग्रंथ हो गया। अभी इसकी कुछ बातें रह गई भी है ना, मैंने ध्यान नहीं किया, कुछ बातें रह गई। तो ये तो महत्वपूर्ण बातें थी, ये आप याद कर लेना। कुछ अन्य बातें हैं, देखो क्या है? कुछ अन्य बातें क्या है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। कुछ अन्य बातें हैं। रामचंद्र शुक्ल को फिर भी, हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने, देखो ध्यान रखना, यानी रामचंद्र शुक्ल ने जब हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था ना, उस ग्रंथ में भी उसने मिस्र बंधु विनोद से, मिस्र बंधु विनोद का सहारा रामचंद्र शुक्ल ने भी लिया है, ये ध्यान रखना। लेकिन फिर भी बड़ाई ज्यादा उन्होंने नहीं की। इन्होंने, रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह कहा है, या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कहा है। क्या कहा? बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह या प्रकांड कवि वृत्त संग्रह कह दिया। किसको? मिस्र बंधु विनोद को। और उन्होंने मिस्र बंधुओं की जरूर उसकी क्या की, उन्होंने बड़ाई की, और मिस्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन करता कहा। मिस्र बंधुओं को क्या कहा? परिश्रमी संकलन करता। और देखो अपने, जब आप रामचंद्र शुक्ल के इतिहास पढ़ते हो, हिंदी साहित्य का इतिहास पुस्तक है,
तो उसमें रामचंद्र शुक्ल ने शुरुआत में ये बात लिखी है कि कवियों का परिचयात्मक विवरण कौन लिख रहे हैं? रामचंद्र शुक्ल। मैंने मिस्र बंधु विनोद से लिया है। बोलो कितनी बड़ी बात है। क्या कह रहे हैं कि कवियों का परिचयात्मक विवरण यानी कवियों का जो परिचय है वो मैंने मिस्र बंधु विनोद ग्रंथ से लिया है। हालांकि रामचंद्र शुक्ल की जब अपन पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास तो उन्होंने मैंने 4 पुस्तकों का सारा लिया है। ध्यान रखना उनका नाम याद रखना होता है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में व्यवस्थित और सम्यक आरंभ मिस्र बंधु से होता है, ये रामचंद्र शुक्ल साहब कहते हैं। कवियों के जीवन और कृतियों का विस्तृत विवरण इतिवृत्तात्मक इतिहास ग्रंथ है। इतिवृत्तात्मक का मतलब विस्तृत विवरण है ना? विस्तृत विवरण है। इतिवृत्त इतिवृत्त का मतलब अनावश्यक रूप से किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के फिर मतलब है ना अनावश्यक रूप से बड़ा बना देना। तो वो इतिवृत्तात्मक इतिहास ग्रंथ है थोड़ा क्योंकि 5000 कवि कर दिए इसका मतलब इतिवृत्तात्मक हो गया। और विस्तृत वर्णन है। कैसा वर्णन है? विस्तृत वर्णन। तो थोड़ी सी कुछ चीजें रह गई वो अपन और थोड़ी सी देख लेते हैं इसमें। बाकी मैंने याद करा दिया है। अब आपको ऐसे पूछ ले भाई रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा तो हम कहेंगे सर रामचंद्र शुक्ल ने इसको बड़ा भारी क्या कहा है बताओ? बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह। क्या कह दिया? बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह है। या बड़ा भारी की जगह इसको ऐसे भी कह सकते हो प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। क्या कह दिया? प्रकांड कवि वृत्त संग्रह। और बताओ रामचंद्र शुक्ल ने खुद ने भी यहां से और कॉपी किया है। कहने का मतलब इसको आधार ग्रंथ के रूप में लिया है। उन्होंने खुद कहा है कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिस्र बंधु विनोद से लिया है। क्या कहा उन्होंने? कवियों का परिचयात्मक विवरण कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने मिस्र बंधु विनोद से लिया है। ये कथन आ सकता है भाई किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। या पूछ सकते हैं कि कवियों का परिचयात्मक विवरण रामचंद्र शुक्ल ने कौन से ग्रंथ से लिया है? दोस्त मिस्र बंधु विनोद से। बोलो अब बताओ मिस्र बंधु विनोद क्लियर है क्या? सर क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब अपन करते हैं महत्वपूर्ण ग्रंथ की तरफ बढ़ते हैं जो कि हिंदी साहित्य की गीता भी जिसे कहा जाता है। और हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आप पढ़ रहे हो तो मेरे हिसाब से ये पुस्तक आपकी लाइब्रेरी में जरूर होनी चाहिए। यानी आपके पास ये पुस्तक जरूर होनी चाहिए दोस्त। देखो गाइडें तो गाइडों की जगह है। आप गाइडों से ज्यादा अपन नहीं। गाइडें तो कोई कुछ लिख रखा है लेकिन ये पुस्तक मेरे हिसाब से आपकी उसमें होनी चाहिए भाई। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल वो पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं। देखो महत्वपूर्ण है। प्रश्न आ सकता है यहाँ से। सबसे पहले वर्ष याद रख लेना भाई 1929 हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि रामचंद्र शुक्ल का ग्रंथ है। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि किसका ग्रंथ है बताओ? रामचंद्र शुक्ल का। इसकी डेट आप याद रखना 1929। क्या याद रखोगे? 1929 प्रकाशन वर्ष है। अब सुनो ये संशोधित और इसकी बाद में बात करेंगे। पहले मेन बात सुनो। ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है ना शुरुआत में ये स्वतंत्र रूप से प्रकाशित नहीं हुआ। स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित नहीं हुआ। शुरुआत में एक बाबू श्याम सुंदर दास है और उनके सहयोगी थे रामचंद्र शुक्ल उस समय। तो बाबू श्याम सुंदर दास प्रधान संपादक के रूप में एक पुस्तक लिख रहे थे उस समय हिंदी शब्द सागर। एक पुस्तक लिखी जा रही थी उस समय। सुनना इस बात को ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक पुस्तक लिखी जा रही थी हिंदी शब्द सागर जो कि जिसके प्रधान संपादक हैं बाबू श्याम सुंदर दास। इसके प्रधान संपादक कौन लिख रहा था ये पुस्तक? बाबू श्याम सुंदर दास लिख रहे थे हिंदी शब्द सागर। और उस उनके सहयोगी थे रामचंद्र शुक्ल और है ना रामचंद्र वर्मा इस तरह से खूब सारे थे। तो हिंदी शब्द सागर जो पुस्तक थी हिंदी शब्द सागर एक्चुअल में ये एक डिक्शनरी थी शब्दकोश था जिसमें खूब सारे शब्द थे हिंदी के है ना व्याकरण के साहित्य के इस तरह से। वो हिंदी शब्द सागर है। तो हिंदी शब्द सागर पुस्तक वो लिख रहे थे उस शब्द सागर की भूमिका में। और ये पुस्तक ये हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित हुआ। यानी शुरू में ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास जो पुस्तक थी ग्रंथ मान लो कुछ भी मान लो स्वतंत्र रूप से प्रकाशित नहीं हुआ। ये एक अन्य ग्रंथ था हिंदी शब्द सागर उसकी भूमिका। भाई अपन कोई भी ग्रंथ लिखते हैं आपको पता होगा कि मान लो मैं व्याकरण की पुस्तक लिखता हूँ तो शुरू में उसकी भूमिका बनाता हूँ 4-5 पेज में उसकी भूमिका लिखी जाती है।
तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशित हुआ। ये बात समझ में आई क्या? और बाद में 1929 में स्वतंत्र रूप से प्रकाशन हुआ। स्वतंत्र रूप से प्रकाशन कब हुआ? 1929 में। इसलिए इसका 1929 ही माना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष कितना माना जाता है? 1929। इससे पहले हिंदी शब्द सागर पुस्तक की जो भूमिका थी, उस भूमिका में ये प्रकाशित हुआ था ये ग्रंथ, है ना? भूमिका में प्रकाशित हुआ था और किस नाम से? हिंदी साहित्य का विकास नाम से, और बाद में स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुआ। ये ध्यान रखना, है ना? ये ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र रूप से प्रकाशित कहाँ से हुआ? काशी नागरी प्रचारिणी सभा से। ये ध्यान रखना, नागरी प्रचारिणी सभा है अपने काशी में, वहां से प्रकाशित हुआ था 1929 में। और फिर इसका संशोधित एवं परिवर्तित संस्करण 1940 में प्रकाशित हुआ। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रहे तो रख लेना, लेकिन 1929 जरूर याद रखिए। ये ध्यान रखना, शुरू में स्वतंत्र प्रकाशित हुआ क्या? नहीं। तो शुरू में कैसे प्रकाशित हुआ? ये हिंदी शब्द सागर नामक ग्रंथ की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से प्रकाशन हुआ। मेरे हिसाब से अब ये समझ में आ गया होगा। कवियों की संख्या 1000 है। कवियों की संख्या कितनी रखेंगे? 1000। तो देखो, एकमात्र मिस्र बंधु ऐसे थे जिन्होंने 5000 कवि निकालने की हिम्मत की है भाई। बाकी देखो 1000 तक सीमित हो रहे हैं सारे। तो मिस्र बंधुओं को तो मानना तो पड़ेगा इस मामले में। अब देखो, हिंदी शब्द सागर के निर्माण में योगदान। अब मैं बता रहा हूँ ना, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। तो हिंदी शब्द सागर के बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं कि बाबू श्याम सुंदर दास उसके प्रधान संपादक थे और उनके सहयोगी थे रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र वर्मा। ये इन्होंने एक पुस्तक निकाली हिंदी शब्द सागर। ये ध्यान रखना, थोड़ा बहुत कहीं पूछ ले तो। फिर देखो, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो ग्रंथ था ये किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल ने। बताओ, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल ने। और उनके सहयोगी कौन थे? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रख लेना, केदारनाथ पाठक। कौन थे बताओ? केदारनाथ पाठक। अब चलिए, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण बात साथियों। इस ग्रंथ के लेखन में अन्य ग्रंथों की सहायता ली गई। मुख्य रूप से 4 ग्रंथ। भाई मान लो आप व्याकरण लिखते हो, एक बात बताओ, आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, कल को आपको जच गई कि गुरु मैं तो पढ़ाऊंगा कोचिंग में। कोचिंग में पढ़ाओगे तो आप अपने नोट्स बनाओगे या कोई किताब लिखोगे, तो आप कोई न कोई आधार ग्रंथ तो लोगे ना। ऐसे तो है नहीं कि किसी के नोट्स कॉपी करके पढ़ा दोगे। वो नोट्स कॉपी करके पढ़ाओगे तो फिर आपको वो अगला यूट्यूब पर खुला चैलेंज देगा। इसलिए आधार ग्रंथ के रूप में आप या तो डॉक्टर राघव प्रकाश को लोगे वही शुरू में, या फिर मान लो कामता प्रसाद गुरु को लोगे, या किशोरीदास वाजपेयी को। उन पुस्तकों को लेके बताओ आप अपने नोट्स तैयार करोगे कि नहीं करोगे? तो वैसे ही रामचंद्र शुक्ल ने जब ये ग्रंथ लिखा, तो भाई ऐसे तो है नहीं कि हम इतने विद्वान हैं कोई भी व्यक्ति कि वो सीधा ही लिखने लग जाए। उसको भी कुछ पुरानी पुस्तकों की सहायता तो लेनी पड़ेगी। तो इन्होंने 4 ग्रंथों की सहायता ली। इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, 4 ग्रंथों की सहायता ली। ट्रिक सुन दो, ट्रिक सुन दो, कौन कौन से 4 ग्रंथ हैं। ऐसे ट्रिक बना लोगे कि कोविड में क्या बोलोगे? कोविड में माधुरी और मिश्र ने कविता गाई। क्या कह दोगे? कोविड में, कोविड चल रहा था ना उस समय, माधुरी और मिश्र ने, किस किसने बताओ? माधुरी और मिश्र ने कविता गाई। ट्रिक याद कर लो, क्या बोलोगे? कोविड में माधुरी और मिश्र ने कविता गाई। इससे आपके 4 ग्रंथ याद हो जाएंगे जिनका सहारा रामचंद्र शुक्ल ने लिया। जिनका सहारा क्या किसने लिया बताओ? रामचंद्र शुक्ल ने लिया। याद कर लेना भाई। हमने पहले ट्रिक सुन लो, ट्रिक क्या है? ट्रिक बता देता हूं मैं एक बार। ट्रिक क्या है? कोविड में, बताओ कब? कोविड में, कोविड में किस किसने? माधुरी और मिश्र ने। बताओ किसने? माधुरी और मिश्र ने, मिश्र ने। और क्या गाई बताओ? कविता गाई। क्या कह दोगे? कविता गाई। चलो, कोविड में, तो कोविड में तो देखो एक ग्रंथ हो जाएगा हिंदी कोविद रत्नमाला। कोविद है, कोविड नहीं है भाई, कोविद। हिंदी कोविद रत्नमाला। इनके लेखक भी याद करवा दूंगा मैं। फिर किस किस ने? माधुरी ने तो एक एक पुस्तक याद रखना, ब्रज माधुरी सार। क्या याद रखोगे? ब्रज माधुरी सार। फिर मिस्र में याद रखना मिस्र बंधु विनोद। याद आ रहा है आपको? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिस्र बंधु विनोद से लिए हैं, ठीक है।
और कविता गाई तो एक याद रख लेना, कविता कौमुदी। तो ये चार ग्रंथ हैं जिनकी ये भाई इंपॉर्टेंट कर लेना इसको, ये चार ग्रंथ हैं जिनकी सहायता रामचंद्र शुक्ल ने ली, तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, कोविड में कोविड का मतलब हिंदी कोविद रत्नमाला, बोलो क्या हो जाएगा, हिंदी कोविद रत्नमाला। फिर आपके किसने, माधुरी ने, तो ब्रज माधुरी सार। मिस्र ने यानी मिस्र बंधु विनोद ने क्या गाई, कविता गाई, कविता कौमुदी। अब इनके लेखक सुन लो, मिस्र बंधु विनोद के तो मिस्र बंधु हो गए, हमें याद है। हिंदी कोविद रत्नमाला याद रखना, श्याम सुंदर दास। कौन है, श्याम सुंदर दास। कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी। कौन है बताओ, राम नरेश त्रिपाठी। और ब्रज माधुरी सार, वियोगी हरि। कौन है बताओ, वियोगी हरि। तो बताओ उन चार ग्रंथों के नाम याद कर लोगे क्या, जिन्हें रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में, जिन ग्रंथों की सहायता ली। ध्यान रखना, कोविड में माधुरी और मिश्र ने कविता गाई। अब सुनो इस ग्रंथ के बारे में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी सुन लो। इस ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से होता है, यानी शुरुआत, सबसे पहला टॉपिक क्या आता है उसमें, सिद्धों की वाणियां। शुरुआत कहां से होती है, सिद्धों से होती है, ऐसे याद रख लेना। हालांकि सिद्धों को, नाथों की जो रचनाएं थी, उनको इन्होंने सांप्रदायिक शिक्षा कहा है, ध्यान रखना भाई। रामचंद्र शुक्ल ने उनको इतिहास की कैटेगरी में न मान के इन्होंने सिद्धों की है ना, नाथों की, इनके साहित्य को इन्होंने सांप्रदायिक शिक्षा कहा है, याद रखना है। यह हिंदी साहित्य का प्रथम, ये महत्वपूर्ण ध्यान रखना, प्रथम वैज्ञानिक, प्रामाणिक, आलोचनात्मक एवं सर्वोत्कृष्ट इतिहास ग्रंथ है। ध्यान रखना, ऐसे पूछ लें कि प्रथम वैज्ञानिक, प्रामाणिक, आलोचनात्मक और सर्वोत्कृष्ट, सबसे ज्यादा प्रमाणिक ग्रंथ है भाई। अपन पढ़ रहे हैं, इसका मतलब प्रमाणिक है, तभी तो पढ़ रहे हैं, नहीं तो क्यों पढ़ते। अब देखो, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन बार बार आता है, ध्यान रखना, साहित्य जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। बार बार ये कथन आता है, याद कर लेना भाई। साहित्य को जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब किसने कहा, डॉक्टर शुक्ल ने, रामचंद्र शुक्ल ने। अब अगर बात कर ले कि भाई इस पुस्तक में कितने काल किए गए हैं, तो नॉर्मली वही काल है जो हम पढ़ते हैं, आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। ये चार काल पढ़ते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने भी चार ही किए थे। सुन लेना ध्यान से, हालांकि इन्होंने आदि काल नहीं कहा था, इन्होंने वीर गाथा काल। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो चार काल बताए, वीर गाथा काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल और गद्य काल, ये चार नाम है। हालांकि इनको अब अपन ये भक्ति काल, रीति काल अब अपन बोलते हैं, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने कहा, पहला काल तो बताया वीर गाथा काल। पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा वीर गाथा काल क्यों कहा, किन ग्रंथों के, 12 ग्रंथों के आधार पे कहा था, पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको। पूर्व मध्य काल, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहा इन्होंने, रीति काल को उत्तर मध्य काल कहा और आधुनिक काल को गद्य काल कहा। और इनके अनुसार विक्रम संवत 1050 से ये शुरुआत मानते हैं, संवत 1050 से आदिकाल की शुरुआत ये मानते हैं, ये ध्यान रखना है ना। संवत में चलता है, रामचंद्र शुक्ल का जो है ना वो संवत में चलता है, ध्यान रखना, पूरा संवत में चलता है। अब ये समय अभी याद मत रखना, मैं याद करवा दूंगा, काल विभाजन पढ़ाऊंगा ना तो आपको याद कराऊंगा, आप डोंट वरी रहें बिल्कुल। केवल ये ध्यान रखेंगे चार कालखंड किए, प्रत्येक काल की प्रवृत्तियों व विशेषताओं का निरूपण, कवियों की संख्या, जीवन चरित्र की अपेक्षा रचनाओं पर बल, काल खंडों तथा काव्य धाराओं का सुनिश्चित वर्गीकरण, युगीन, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों में हिंदी साहित्य के इतिहास का विवेचन, यानी अच्छी तरह से विवेचन किया है कुल मिला के। तो यहाँ पे हमारे हिंदी साहित्य की जो गीता थी उसके बारे में शानदार तरीके से मैंने पूरा वर्णन आपको कर दिया है। चलो याद करवा दूं क्या, बताओ, याद करवा दूं क्या आपको, सर याद करवा दूं, चलो याद करवा देते हैं। एक बार आप सभी मेरे साथ आ जाएंगे और याद करेंगे अपन। चलिए, हिंदी साहित्य की गीता कहा जाता है इस ग्रंथ को, ध्यान रखना है ना, माना जाता है, ऐसे मान लो। तो ये ग्रंथ तो ले ही आना भाई, अगर आप हिंदी साहित्य की तैयारी कर रहे हो और आपके पास ये पुस्तक नहीं है, मेरे हालांकि पढ़ने में नहीं आएगी, आपसे पढ़ने में नहीं आएगी, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन लेकर के आओ, धीरे धीरे कैसे भी करके पढ़ो। मैं चाहे ये रामचंद्र शुक्ल की किताब अलग से पढ़ा दूंगा, लेकिन ये पढ़ना भाई, है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास ध्यान रखना, लेखक तो अपने श्रीमान जी रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल एक बहुत बड़ी हस्ती है, भी ध्यान रखना है ना। और इनका प्रकाशन वर्ष याद रखना 1929, क्या याद रखोगे, 1929। अब आपको मैं पूछूं, चलो बताइए, क्या शुरू में इसका स्वतंत्र प्रकाशन हुआ, क्या शुरू में स्वतंत्र प्रकाशन नहीं हुआ। एक अन्य ग्रंथ था, देखो एक अन्य ग्रंथ था, हिंदी शब्द सागर। बताओ कौन सा ग्रंथ है, हिंदी शब्द सागर है। उसकी भूमिका में, उस ग्रंथ की कहां पर बताओ, भूमिका में
प्रकाशन हुआ इसका, भूमिका में प्रकाशन हुआ और किस नाम से प्रकाशन हुआ ध्यान रखना। उस समय जब हिंदी साहित्य की भूमिका, सॉरी, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में जब ये प्रकाशित हुआ तो इसका नाम भी अलग था। तब इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास नाम से। किस नाम से बताओ? हिंदी साहित्य का विकास नाम से प्रकाशित। और बाद में स्वतंत्र प्रकाशन हुआ। बताओ बाद में क्या हुआ? इसका स्वतंत्र प्रकाशन हुआ। स्वतंत्र प्रकाशन हुआ और स्वतंत्र प्रकाशन इसका 1929 में हुआ था, इसलिए हम इसका 1929 मानते हैं। आप यूं कह दो कि सर इसका परिवर्तित संस्करण भी आया क्या? दूसरा संस्करण भी आया था, एक परिवर्तित और संशोधित संस्करण, वो 1940 में आ गया। बताओ कब आ गया? 1940 में। चलो कवियों की संख्या बता दो भाई। कवियों की संख्या, तो कवियों की संख्या कहा इन्होंने फिक्स रख दी है 1000। बताओ कितनी? 1000। और इसका प्रकाशन ध्यान रखना, स्वतंत्र प्रकाशन कहाँ से हुआ? नागरी प्रसारणी सभा काशी से। बताओ कहाँ से हो गया दोस्त? नागरी प्रसारणी सभा काशी। हालांकि अब तो इसके बहुत सारे प्रकाशन है। नागरी प्रसारणी सभा काशी वाला प्रकाशन तो अब तुम समझ ही नहीं पाएंगे। तो अब अलग अलग प्रकाशन आते हैं इसके, अवनी प्रकाशन, पता नहीं कौन कौन से, वो सारे आते हैं, है ना, वो अपन उससे पढ़ते हैं अपन। अब देखो, तो ये हो गई। अब एक बात बताओ, आपसे कोई पूछ ले कि 4 ग्रंथों का सहायता इन्होंने ली थी, अपना ग्रंथ लिखने के लिए कितने ग्रंथों की सहायता ली थी? 4 की। ट्रिक याद करो भाई, ट्रिक याद करो। बताओ कौन कौन से 4 ग्रंथ थे? मैं क्या कहा? कोविड में यानी हिंदी कोविद रत्नमाला। एक तो कौन सा हो गया बताओ? हिंदी कोविद रत्नमाला। ठीक है। कोविद में किस किसने? माधुरी ने। तो माधुरी से क्या हो गया बताओ? ब्रज माधुरी सार। क्या हो गया? ब्रज माधुरी सार। माधुरी और मिस्र ने तो मिस्र से हो जाएगा मिस्र बंधु विनोद। क्या हो जाएगा दोस्त? मिस्र बंधु विनोद। फिर क्या किया बताओ? कविता गाई यानी कविता कौमुदी। क्या हो जाएगा? कविता कौमुदी। ये 4 ग्रंथ याद कर लेना। मुझे ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये प्रश्न आएगा आपकी। हिंदी कोविद रत्नमाला ध्यान रखना, हिंदी कोविद रत्नमाला है श्याम सुंदर दास, एस दास, श्याम सुंदर दास। ठीक है सर। ब्रज माधुरी सार कौन है बताओ? वियोगी हरि। कौन है? वियोगी हरि। मिस्र बंधु विनोद तो खुद ही है, ये मिस्र बंधु कौन है बताओ? मिस्र बंधु। और कविता कौमुदी कौन है बताओ? राम नरेश त्रिपाठी। कौन आ जाएंगे दोस्त? राम नरेश त्रिपाठी। ये ध्यान रखना। अब आपसे पूछ लें कि ये बात किसने कही बताओ? साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। संचित प्रतिबिंब है का ये बात, प्रतिबिंब, साहित्य को प्रतिबिंब किसने बताया? तो ध्यान रखना, अपने महान शुक्ल साहब ने ही बताया है। आपको पूछ लें काल कितने कर दिए, तो कह देना भाई इन्होंने 4 ही किए हैं, 4 ही किए हैं। और हिंदी साहित्य का ये प्रथम वैज्ञानिक वैज्ञानिक और आपके प्रामाणिक ग्रंथ है। वैज्ञानिक और प्रामाणिक और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। सर्वोत्कृष्ट क्या है हो जाता है दोस्त? ये ग्रंथ हो जाता है और इसका प्रारंभ सिद्धों की वाणियों से होता है। कहाँ से होता है? सिद्धों की वाणियां। हालांकि इन्होंने सिद्धों की वाणियों को और नाथों के साहित्य को इन्होंने सांप्रदायिक शिक्षा कह करके उसका मजाक उड़ाया है। बताओ बताओ सर, अब क्लियर है? अब क्लियर है? आ जाइए, अब अपन पढ़ेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ। अब हम हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल जी के यूं कह सकते हैं सबसे बड़े विरोधी मान लो, चाहे उनके मतों का जो खंडन प्रथम बार करने की परंपरा, यानी शुक्ल जी के मतों को कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था। उन्होंने जो कह दिया वो लौकी लीक, जो अपन कहते हैं ना लौकी लीक होती है, उन्हें लौकी लीक माना जाता था शुक्ल जी के ग्रंथ में जो कुछ भी लिखा हुआ था। लेकिन प्रथम बार अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हुए थे, उन्होंने प्रथम बार शुक्ल जी के मतों का खंडन करने की हिम्मत दिखाई। और ध्यान रखना 3 ग्रंथ याद रखेंगे भाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आते ही आपके जेहन में 3 ग्रंथ आ जाने चाहिए, अक्सर पूछे जाते हैं। एक तो इनका फेमस ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल। क्या याद रखोगे?
हिंदी साहित्य का आदिकाल। आदिकाल को आदिकाल कहना पहली बार आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही कहा। रामचंद्र शुक्ल ने तो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, ध्यान रखना। तो हिंदी साहित्य का आदिकाल एक जो कि आदिकाल पे पुस्तक है, एक पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका, और एक हो जाएगी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। क्या हो जाएगा? उद्भव और विकास। तो ध्यान रखना, आदि भूमिका विकास, ऐसे याद रख लो, आदि भूमिका विकास। आदि भूमि कौन सी भूमि? आदि भूमि का विकास कर रहे हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कितनी भूमि का विकास कर रहे हैं? आदि भूमि का। यानी एक तो हो जाएगा हिंदी साहित्य का आदिकाल, एक हो जाएगी हिंदी साहित्य की भूमिका, और एक हो जाएगा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। इसमें ध्यान रखना है जो भूमिका बताओ, एक देखो भूमिका तो 40 में है और ये दोनों 52 में है। डेट भी याद रखना, ये पूछी जाती है ना। जो देखो मैं विस्तार से जो ग्रंथ पढ़ा रहा हूँ ना, उनकी तो आपको डेट भी याद रहनी चाहिए। फिर अपन बाद में छोटे छोटे ग्रंथ पढ़ेंगे, उनमें डेट की जरूरी नहीं है, लेकिन जो बड़े ग्रंथ अपन पढ़ रहे हैं देखो अभी तक के, उनकी डेट से याद रहनी चाहिए भाई आपको, है ना। तो देखो अब बताओ, अब इसको ऐसे याद रख सकते हो आप, एक ग्रंथ तो 40 में है और दो 52 में है। तो एक बात बताओ, पहले भूमिका नहीं आती क्या किसी भी ग्रंथ की? तो भूमिका तो 40 में हो जाएगी और बाकी के दोनों 52 में हो जाएंगे। ऐसे याद रख लेना इसको, है ना। तो हिंदी साहित्य की भूमिका तो 40 में, और आदिकाल और उद्भव और विकास ये 52 में हो जाएंगे। अब देखो ये महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान रखना। शुक्ल जी की धारणाओं का प्रथम बार खंडन किसने किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कौन कौन सी धारणाओं का खंडन किया? कई बार पूछ लिया जाता है। हालांकि हिंदी साहित्य का जब इतिहास पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीजें दोबारा आएंगी, ये चीजें ना, ये जो कथन का एरिया। लेकिन देखो एक तो इन्होंने क्या कहा, शुक्ल जी ने ऐसे कहा था कि भक्ति आंदोलन जो है ना, शुक्ल जी का भक्ति आंदोलन के बारे में एक कथन थोड़ा यूं ही लगता है अटपटा सा। वो उन्होंने कहा कि भक्ति आंदोलन हिंदुस्तान में इसलिए आया क्योंकि मुगल, हमारे ऊपर मुगलों ने शासन किया, तो हिंदू जो जनता थी उसकी पराजित मनोवृत्ति के कारण भक्ति भावना का उदय हुआ। तो इन्होंने उस चीज का खंडन कहा। देखो शुक्ल जी ने क्या कहा, शुक्ल जी ने यूं कहा कि हिंदू जनता की जो पराजित मनोवृत्ति है, पराजित मनोवृत्ति के कारण उनमें भक्ति भावना का उदय हुआ। लेकिन ये कहते हैं कि भक्ति आंदोलन न तो तदयुगीन पराजित हिंदू जाति की निराशा से उद्वेलित है, और न यह इस्लाम की प्रतिक्रिया है, बल्कि यह एक पूर्ववर्ती परंपरा का सहज विकास है। तो जहां शुक्ल जी ने यह कह दिया कि भाई हमारे यहाँ मुगल आए और हिंदुओं की जो पराजित मनोवृत्ति उस समय हो गई थी, इसलिए उन्होंने भक्ति का सहारा लिया, है ना। इस्लाम आया इसलिए उन्होंने लिया। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सहज विकास है, भक्ति आंदोलन सहज विकास है। तो ये स्टेटमेंट आप याद रखना, एचपी द्विवेदी जी का है। ये किसका है? एचपी द्विवेदी जी का है। एचपी द्विवेदी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल की उन कृतियों, जैन मुनियों, नाथों और सिद्धों के साहित्य जिन्हें शुक्ल जी ने सांप्रदायिक काव्य कहकर उपेक्षा की। मैंने बताया था ना कि जैनों के, नाथों के, सिद्धों के जो साहित्य को शुक्ल जी ने क्या कहा था? सांप्रदायिक शिक्षा कहा था, कहकर उपेक्षा की। उनके प्रति संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए उनकी साहित्यिकता का समर्थन किया। आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि नहीं भाई, वो सांप्रदायिक शिक्षा नहीं है, वो भी एक प्रॉपर साहित्य है ना। इस तरह से उन्होंने कहा। अच्छा एक बात शुक्ल जी ने और कही थी कि अपभ्रंश एवं लोक भाषा का साहित्य हिंदू राज्य काल में सर्वथा उपेक्षित नहीं था। ये देखो एचपी द्विवेदी ने ये कह दी। एक बार मैं पूरा वापस समझाऊंगा इसको। शुक्ल जी ने ऐसे कहा कि अपभ्रंश और लोक भाषा है ना, वो हिंदू राज्य में उपेक्षित थी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, उपेक्षित नहीं थी, बल्कि मुसलमानों के आगमन से पूर्व भी हिंदू राजाओं के दरबार में उन्हें किस किस को, अपभ्रंश और लोक भाषा को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था। ये ध्यान रखना। तो अगर देखो ये तीनों कथन वापस समझो। शुक्ल जी ने क्या कहा कि भक्ति आंदोलन ना वो हिंदू जनता की पराजित मनोवृत्ति का परिणाम था। इस्लाम आ गया इसलिए डर करके लोगों ने भक्ति आंदोलन चलाया। तो शुक्ल जी, ये आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी उसका जवाब देते हैं कि भक्ति आंदोलन न तो पराजित मनोवृत्ति, निराशा से उद्वेलित है, और न इस्लाम की प्रतिक्रिया है, बल्कि सहज रूप से विकसित हुआ। बताओ इस स्टेटमेंट का इन्होंने विरोध कर दिया ना, ठीक है। एक शुक्ल जी ने क्या कहा था कि जैनों के, नाथों के, सिद्धों के साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा कहा। ये क्या कह रहे हैं? आदिकाल की उन कृतियों जिन्हें शुक्ल जी ने सांप्रदायिक काव्य कहकर के उपेक्षा की, उनके प्रति इनका संतुलित दृष्टिकोण है। तो यहाँ पर भी विरोध कर दिया इन्होंने शुक्ल जी का, एचपी द्विवेदी ने। फिर देखो शुक्ल जी ने कहा कि अपभ्रंश और लोक भाषा हिंदू राज्य में अपेक्षित थी। ये क्या कह रहे हैं? अपभ्रंश और लोक भाषा हिंदू राज्य काल में अपेक्षित नहीं थी, बल्कि मुसलमानों के आगमन से पूर्व भी इन्हें गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त था। बताओ यहाँ पर भी खंडन कर दिया ना। तो शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन करने की हिम्मत इन्होंने दिखाई।
संभवतः द्विवेदी जी पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। ये बात कहने वाले कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त ने कहा कि भाई एक ऐसा शेर आया है जो शुक्ल जी को बड़ा चुनौती दे रहा है, उनकी मान्यताओं को प्रमाणों के आधार पे खंडित कर रहा है। वो शेर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ये बात कहने वाला कौन है? गणपति चंद्र गुप्त। इन बातों को बड़ा ध्यान से समझो। चलो, ये अपने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी साहब का भी पूरा पूरा हो गया। सुन लो अब। याद करवा दूं क्या? सर याद करवा दो। चलो याद करवा देते हैं आपको। सबसे पहले बताओ, अब अपन करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या लिख देता हूं मैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके 3 ग्रंथ, सबसे पहले बताओ कितने ग्रंथ दिमाग में आने चाहिए? 3। क्या ट्रिक बताई थी? आदि भूमिका विकास। तो आप एक तो कह दोगे हिंदी साहित्य की भूमिका। क्या कह दोगे? हिंदी साहित्य की भूमिका। भूमिका पहले आएगी, ये ध्यान रखना। भूमिका हमेशा ग्रंथ में पहले आती है ना। एक हो गया हिंदी साहित्य का आदिकाल। याद रखना भाई, हिंदी साहित्य के आदिकाल को आदिकाल भी इन्होंने कहा है, द्विवेदी जी साहब ने। बाकी शुक्ल जी ने तो उसको वीरगाथा काल कहा था। एक हो जाएगा हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। क्या हो जाएगा बताओ? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास। अब देखो, इन 3 में हमें ध्यान है, एक तो 40 में और 2 52 में है। एक तो 1940 में और 2 कब है बताओ? 1952 में। तो भूमिका पहले आ जाएगी 40 में और बाकी 52 में हो जाएंगे। और पहले ऐसे शेर थे जिन्होंने शुक्ल जी की मान्यताओं का क्या किया बताओ? खंडन किया। शुक्ल जी की मान्यताओं का क्या किया? खंडन। किन किन मान्यताओं का खंडन किया है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। कि एक तो शुक्ल जी ने ये कहा था कि वे भक्ति काल में हिंदू पराजित मनोवृत्ति हो गई थी, इसलिए उन्होंने भक्ति अपनाई। तो इन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सहज रूप से हुआ था भक्ति काल। इसके अलावा इन्होंने जो आदिकाल के जो ग्रंथ थे जैनों के, नाथों के, सिद्धों के, जिनको शुक्ल जी ने सांप्रदायिक शिक्षा कह करके उनका उपहास उड़ाया था, उन्होंने इसके प्रति इन्होंने संतुलित दृष्टिकोण रखा। और गणपति चंद्र गुप्त ने ये कहा कि भाई द्विवेदी जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने शुक्ल जी की मान्यताओं का खंडन किया। ये बात करने वाले कौन थे? गणपति चंद्र गुप्त। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ। अब आ जाता है आपके हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। हालांकि इस नाम से सुनो, इस नाम से एक डॉक्टर नगेंद्र की भी पुस्तक है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं भाई, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। इस ये अलग पुस्तक है। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, नागरी प्रसारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित है। अब आप ऐसे पूछ सकते हो सर इसके लेखक बता दो। एक लेखक नहीं है, एक लेखक है ही नहीं, कहां से बता दूं? अलग अलग लेखकों के द्वारा इसके अलग अलग भाग संपादित है। समझ में आई बात आपको? तो आपको ये ध्यान रखना है कि नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा ये पुस्तक प्रकाशित है और 16 भाग। भाई याद कर लो अभी कितने भाग हैं? 16 भाग। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। हालांकि ध्यान रखना, इसी नाम से मैं आपको बता दूं, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास नाम से डॉक्टर नगेंद्र की भी एक पुस्तक है 10 भागों में। वो पूछी नहीं जाती, ये ही पूछी जाती है। तो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित है 16 भागों में। और ये प्रश्न प्यारे साथियों, 16 भागों के नाम आपको मैं बताने वाला हूं। हालांकि आप यूं कर सकते हो सर 16 भागों के नाम याद रखने हैं क्या? मेरे हिसाब से 16 भागों के नाम याद मत रखो, पहला और लास्ट का जरूर याद कर लो। कौन कौन सा कर लो? पहला और लास्ट का। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा था कि इस हिंदी साहित्य के वृहत इतिहास के 16 भागों में से पहले भाग का क्या नाम है, ये पूछ लिया। तो ध्यान रखो 16 भागों के नाम तो पूरे ही दूंगा मैं तो पीडीएफ में, लेकिन मैं मेरा कहना आपसे यही है कि पहला और लास्ट का याद कर लो। 16 ने तो याद होंगे। अगर ऐसा प्रश्न आ भी जाता है तो फिर वो छोड़ने जैसा ही होता है। किसी के होते हैं 16 भाग याद, तो देखो कर लो, मैं मना नहीं कर रहा। तो देखो कितने भाग हैं भाई, ध्यान रखना 16 खंड या भाग। इसीलिए इसको वृहत इतिहास कहा है। बड़ा सारा अलग अलग भाग अलग अलग विद्वानों द्वारा प्रकाशित है, ध्यान रखना। देखो अलग अलग विद्वानों द्वारा 16 खंडों में प्रकाशित, तो अलग अलग भाग अलग अलग विद्वानों ने लिखे, इसलिए किसी एक लेखक का नाम यहाँ नहीं आता। ये ध्यान रखना, नागरी प्रसारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित है। 16 भाग, बताइए कितने भाग हैं? 16 भाग या 16 खंड। प्रथम भाग का नाम याद रख लेना, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा हुआ है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा हुआ है, इसको याद कर लेना। हिंदी साहित्य की पीठिका, असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 वाले में शायद ये प्रश्न आया था। हिंदी साहित्य की पीठिका, प्रथम पीठिका, ऐसे याद रख लो, प्रथम पीठिका। तो हिंदी इसका जो 16 भागों में प्रथम भाग का नाम याद रख लो, हिंदी साहित्य की पीठिका।
मैं सारों के नाम बता देता हूँ क्योंकि मेरा फर्ज है, याद कैसे करना है वो आप देख लेना। द्वितीय भाग का नाम है हिंदी भाषा का विकास। प्रथम का जरूर याद कर लो, ऐसे रख लो, प्रथम पीठिका यानी हिंदी साहित्य की पीठिका। फिर है हिंदी साहित्य, तीसरे का नाम है हिंदी साहित्य का उदय और विकास। चौथे का नाम है भक्ति काल में निर्गुण भक्ति। भक्ति काल में कौन सी भक्ति? निर्गुण भक्ति। हम विस्तार से चर्चा करेंगे निर्गुण भक्ति क्या होती है, निराकार ईश्वर का किया जाता है, यहाँ निराकार ईश्वर को माना जाता है। फिर है भक्ति काल सगुण भक्ति, फिर श्रृंगार काल रीतिबद्ध, फिर है अगला सातवां भाग है श्रृंगार काल रीति मुक्त। आठवें भाग का नाम देखो बड़ा है थोड़ा, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान भारतेंदु काल। यानी ये चल तो वैसे ही रहा है, देखो पहले इसमें देखो, पहले क्या आया, एक तरह से आदि काल आ गया, फिर भक्ति काल आ गया, कुल मिला के ये नाम अगर आप इनको गौर से पूरा देखोगे ना तो ये उसी तरह से है अपने काल। फिर देखो भारतेंदु के बाद देखो हिंदी साहित्य का परिष्कार द्विवेदी युग, बोलो भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग भी तो आता है। फिर 10वां भाग है हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल काव्य, 1950 से 1975, ये सन भी दिए हुए हैं साथ में, है ना। फिर हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल नाटक, 11वें भाग में नाटक है। 12वां भाग देखो हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, 12वें भाग में उपन्यास कथा और आख्यायिका है। फिर 13वां भाग का नाम देखो वापस वही है, हिंदी साहित्य का उत्कर्ष काल, लेकिन इसमें समालोचना और निबंध है। क्या क्या है? समालोचना एवं निबंध है। फिर है हिंदी साहित्य का अद्यतन काल, और 15वां भाग है हिंदी साहित्य में शास्त्र तथा विज्ञान है। और 16वां और लास्ट भाग है हिंदी का लोक साहित्य। भाई ये लास्ट नाम भी याद रखना, मेरे हिसाब से पहला लास्ट याद होना चाहिए। लास्ट को ऐसे याद रखना, लास्ट लोक साहित्य। देखो प्रथम को क्या रखा था? प्रथम पीठिका, इसको ऐसे याद रख लो, लास्ट लोक साहित्य। तो लास्ट पार्ट है हिंदी का लोक साहित्य, 1000 पृष्ठों में प्रकाशित। ये लास्ट वाला भाग कितने पृष्ठों में? 1000 पृष्ठों में, यानी एक बहुत बड़ी पुस्तक है, इसीलिए इसका नाम भी इस पुस्तक के अकॉर्डिंग ही रख दिया। क्या? आपके हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। तो एक बार वापस देख लेना, मैं जो जो याद कर रहा हूँ वो आप पहले याद कर लो इसमें, है ना, ये ध्यान रखो। चलो एक साथ याद करवा देंगे फिर, है ना, जो जो याद करवाने वो अलग से याद करवा देंगे। अब सुनो, इसके प्रधान संपादक, हालांकि मैं कह रहा था कि एक लेखक नहीं, लेकिन सारे लेखकों ने अलग अलग भाग किए, उसको एक साथ संकलन करने का कार्य किसने किया है ये दिया हुआ नहीं आता, लेकिन मैंने कहीं से निकाला इसको, तो आप याद कर लेना, हो जाए तो। अमरनाथ झा, इसके प्रधान संपादक कौन है? अमरनाथ झा। यानी पूरी पुस्तक को एक जगह एडिट करके करने का श्रेय किसको जाता है? अमरनाथ झा को। अब देखो प्रथम भाग के संपादक भी याद रख लेना। बताओ प्रथम भाग का नाम हिंदी साहित्य की पीठिका नहीं है क्या? बिल्कुल है सर, हिंदी साहित्य की पीठिका। क्या नाम है दोस्त? हिंदी साहित्य की पीठिका नाम है प्रथम भाग का। अच्छा अब उसमें देखो, ये इसके संपादक, प्रथम भाग के संपादक है राजबली पांडे। कौन है? राजबली पांडे। हालांकि मेरे हिसाब से इतना आगे जाएगा नहीं आपके फर्स्ट ग्रेड में। और अंतिम भाग बताओ, अंतिम भाग लास्ट लोक साहित्य, याद करो, लास्ट लोक साहित्य। तो हिंदी का लोक साहित्य नाम है अंतिम भाग का, और उसके संपादक राहुल सांकृत्यायन, ये ध्यान रखना भाई, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जिन्होंने सिद्धों के ऊपर विशेष रूप से, है ना, एक तरह से रिसर्च किया है, न्यू कह सकते हैं। तो ये देख लो, शानदार प्रश्न आएंगे यहाँ से, और आप कहोगे सर मजा आ गया। क्या कहोगे? मजा आ गया। चलो याद करवा देता हूँ, मेरे हिसाब से आपको इसमें से क्या क्या याद करना चाहिए वो मैं याद करवाता हूँ, देखो, है ना, बाकी पूरे का वापस दोबारा से मैं नहीं कहूंगा। सुनो, अपन बात कर रहे हैं हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। वृहत का मतलब सीधा सीधा मतलब भी यही हो गया कि भाई वृहत जो है बड़ा, वृहत का मतलब ही क्या है? बड़ा। अब सुनो, इसी नाम से मैं आपको बता दूं डॉक्टर नागेंद्र की भी पुस्तक है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वो 10 भागों में है। यहाँ पर हम बात करें हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, जो कि नागरी प्रचारिणी सभा काशी, बताओ कहाँ से? नागरी प्रचारिणी सभा काशी से ये प्रकाशित ग्रंथ है। और बड़ा ग्रंथ है, तो भाग भी 2-4 से काम चल जाएगा क्या? नहीं, 16 भाग हैं दोस्त। कितने भाग हैं? 16 भाग। बताओ याद हो गया? अब मैं आपसे पूछता हूँ, चलो देखें, अपने दिमाग पे जोर लगाओ और प्रथम भाग का नाम जल्दी से बता दो। तो सर प्रथम से पीठिका, प्रथम से क्या बोलोगे? पीठिका। तो प्रथम भाग का नाम याद कर लो, हिंदी साहित्य की पीठिका। बोलो याद हो रहा है क्या? हिंदी साहित्य की पीठिका। और इसके संपादक भी याद रखना भाई,
राजबली पांडे, बताओ क्या याद रख लोगे? राजबली पांडे। और 16 भागों के नाम याद होंगे क्या? भाई आपके याद हो तो कर लेना, मैं इसकी सलाह नहीं दूंगा, हो तो कर लेना, कोई ब्रिलियंट हो तो करें जरूर। अंतिम भाग सुन दो, अंतिम भाग, अंतिम भाग का नाम याद कर लो, लास्ट लोक साहित्य। क्या याद रख लोगे? लास्ट लोक साहित्य, तो लास्ट का नाम हो जाएगा हिंदी का लोक साहित्य। क्या हो जाएगा बताओ? हिंदी का लोक साहित्य। और इसके संपादक है डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन। मेरे हिसाब से इसमें आपको इतना याद करने की जरूरत है, ज्यादा की जरूरत नहीं है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। आ जाओ, मजा आ रहा है सबको? चलिए अब अपन करते हैं आगे। अब देखो मैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ, अन्य महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों की अपन बात करेंगे। तो अन्य महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ देखो कुछ और हैं, जिनमें अब अपन कुछ इतिहास ग्रंथ ऐसे बचे जिनके आपको नाम और उनके लेखकों के नाम ही याद करने हैं। इससे पहले मैं एक दूसरी पीडीएफ में मेरे कुछ ग्रंथ लिखे हुए हैं, वो मैं आपको एक बार याद करवा देता हूँ। जो मेरे नोट्स मैंने दिखाए थे ना, शॉर्ट नोट्स, वहां से एक बार मैं बता देता हूँ कि और कौन कौन से इतिहास ग्रंथ आपको याद करने चाहिए। तो देखो जो विस्तृत रूप में हमें याद करने थे ना दोस्त, वो तो हमें याद हो गए, वो तो हमें याद हो गए। अब अपन छोटे छोटे कुछ इतिहास ग्रंथ होते हैं उनके बारे में और चर्चा करेंगे। तो करें शुरू, थोड़ा बहुत और बचा है। देखो अब यहाँ से अपन चलेंगे। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, अब एक एक ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब अपन ज्यादा नहीं देखेंगे, अपन केवल यही देखेंगे कि अब उनके नाम देखेंगे। तो एक है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। ये पुस्तक भी भाई बहुत लोगों के पास होती है, मेरे हिसाब से ये मोटी सारी पुस्तक है, आपको लानी चाहिए, बहुत शानदार पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। देखो एक बार वापस मैं करता हूँ चर्चा, है ना। जो अपन ने विस्तार से पढ़ लिया ना उनकी तो अपन चर्चा करेंगे नहीं, बाकी की करेंगे। देखो मिश्र बंधु विनोद पढ़ लिया, हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ लिया, उद्भव और विकास ये पढ़ लिया। अब देखो एक ये है हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास। सुनना, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है। इसकी पुस्तक है डॉक्टर नगेंद्र की। और इसके 10 भाग हैं भाई, ध्यान रखना। इसके कितने भाग हैं? 10। अब आपको होगी सर आपने तो 16 बताए हैं। अरे उसी समय मैंने बता दिया था कि वो हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास नागरिक प्रचारिणी सभा काशी से जो प्रकाशित है उसके तो 16 भाग हैं। और डॉक्टर नगेंद्र की भी इसी नाम से एक अन्य पुस्तक है जिसके 10 भाग हैं। और ये 1973 आपके याद रहे तो रख लेना, वरना कोई जरूरी नहीं है। फिर देखो ये याद रखना, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ध्यान रखना आलोचना किसने की, याद रखना आलोचना किसने की? राम ने। क्या याद रखोगे? आलोचना किसने की? राम ने। राम कुमार वर्मा 1938। कोई जरूरी नहीं है अगर आपको सन याद नहीं रहे तो इनके। हिंदी साहित्य की भूमिका मैं बता चुका हूँ। हिंदी साहित्य देखो एक है हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है ये भी। और ये हमारे घरों में सबके में रहती है, मेरे हिसाब से आप में बहुत सारे लोगों के पास ये पुस्तक होगी। फिर देखो एक और पुस्तक इसी नाम से है, हिंदी साहित्य का इतिहास, रमा शंकर शुक्ल रसाल। रमा शंकर शुक्ल रसाल 1931। फिर देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये देखो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। क्या ध्यान रखोगे? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त। ऐसे याद रखना, वैज्ञानिक कौन? गणेश जी। क्या याद रखोगे? वैज्ञानिक कौन है? सर गणेश जी हैं वैज्ञानिक। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त 1965। 1965। अब बताओ ये मैंने बता दी क्या आपको? हिंदी कोविद रत्नमाला याद करो, बता दी क्या? बता दी सर। बाबू श्याम सुंदर दास। कौन? बाबू श्याम सुंदर दास। ये यहां से एक बात देखना भाई, हिंदी कोविद रत्नमाला बाबू श्याम सुंदर दास की है और इसके 2 भाग हैं। एक भाग तो 1909 में प्रकाशित है और दूसरा भाग 1914 में। ये याद रख लेना भाई, इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल साहब ने इसका सहारा लिया था। तो हिंदी कोविद रत्नमाला बाबू श्याम सुंदर दास और 1909 और 14 में इसके 2 भाग प्रकाशित हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल आपको पढ़ा दिया मैंने। रीति काव्य की भूमिका, ये भी डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है भाई, ध्यान रखना। रीति काव्य की भूमिका ये भी किसकी पुस्तक है? डॉक्टर नगेंद्र की। फिर देखो हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी भाषा और साहित्य बाबू श्याम सुंदर दास, ये भी किसकी है? श्याम सुंदर दास की। फिर देखो साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन। अब बताओ इतिहास के दर्शन किससे करोगे? सर लोचन से।
भाई आंख का पर्यायवाची लोचन नहीं होता क्या, लोचन? तो इतिहास का दर्शन करना है तो दर्शन किससे होता है, लोचन से। तो याद रख लेना, नलिन विलोचन शर्मा, याद रखने के लिए बता रहा हूँ, नलिन विलोचन शर्मा। क्या सर दर्शन किससे करेंगे, क्या सर दर्शन तो लोचन से करेंगे, तो नलिन विलोचन शर्मा। फिर देखो एक और है, हिंदी साहित्य का इतिहास बाबू गुलाब राय। ये कोई जरूरी नहीं है, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से खूब सारी पुस्तकें ना, सबकी जरूरी नहीं है। अब देखो ये आ जाता है बढ़िया, हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास डॉक्टर वासुदेव सिंह। ऐसे याद रख लेना, समीक्षा कौन करता है, वासुदेव कर रहे हैं, पूरे संसार की समीक्षा वासुदेव। अरे वासुदेव किसको कहते हैं, श्री कृष्ण को ही तो कहते हैं। तो पूरे संसार की समीक्षा वासुदेव कर रहे हैं, तो समीक्षात्मक इतिहास वासुदेव सिंह। एक ये इंपॉर्टेंट है भाई, हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास राम स्वरूप चतुर्वेदी। बताओ कौन हो जाएंगे, राम स्वरूप चतुर्वेदी। संवेदना किसमें है, राम स्वरूप जी में संवेदना है, राम स्वरूप जी में क्या है, संवेदना। आ जाओ मैं याद करवाता हूँ आपको, क्या करवाता हूँ, कुछ ग्रंथ याद करवाता हूँ। मैं लिखता हूँ, देखें आप बताना आपको याद हुए क्या। मैं लिख रहा हूँ उनके नाम, मैं क्या लिख रहा हूँ दोस्त, उनके नाम लिख रहा हूँ। देखिए जो कल पढ़ा दिए वो तो मैं बताऊंगा नहीं, अब नए जो आ जाए वो देखो। एक तो मैं ये पूछता हूँ आपसे, बताना हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, लेखक बताना है खाली, अपने मन में सोचो देखें पढ़ते टाइम। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास बता दो, देखें सभी बता दो, डॉक्टर नगेंद्र। क्या बोल दोगे, डॉक्टर नगेंद्र। हालांकि इसी नाम से नागरी प्रचारण सभा 16 खंडों में है, इसके 10 खंड है, ध्यान रखना, इसके कितने खंड हैं, 10 खंड है। चलो अब मैं आपसे पूछूं, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास बताओ, आलोचना कौन करता है, बताओ जल्दी से। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, अरे बोलो, आलोचना कौन करता है, राम करता है, कौन करता है, राम करता है। तो ये हो जाएगा डॉक्टर डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा। फिर मैं आपसे पूछूं, भूमिका, ये देखो मैंने बता दिया, एक हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से पुस्तक और है नगेंद्र की, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से किसकी पुस्तक है, बताओ, डॉक्टर नगेंद्र की। मोटी सारी पुस्तक है, आप सब बहुत सारे लोगों के पास तो होगी भी भाई, मुझे लगता है नगेंद्र की पुस्तक लेकर के आना, आप पढ़नी चाहिए आपको ना, समझ विकसित करने के लिए। अब बताओ मैं आपसे ऐसे पूछ लूं कि बताओ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास बताओ, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास बताओ, वैज्ञानिक कौन, बताओ, याद करवाया था ना, वैज्ञानिक कौन है, गणेश जी। वैज्ञानिक कौन, गणेश जी। तो ये हो जाएगा गणपति चंद्र गुप्त। बताओ कौन हो जाएगा, गणपति चंद्र गुप्त। और ये पुस्तक साथियों आपके हो जाती है 1965 में, कब हो जाती है, 1965 में। फिर बताओ मैं आपसे पूछूं, हिंदी कोविद रत्नमाला, हिंदी कोविद रत्नमाला, याद करो, याद करो, रामचंद्र शुक्ल ने भी इस पुस्तक का सहायता लिया था। तो बाबू श्याम सुंदर दास कौन हो जाएंगे, बताओ, बाबू श्याम सुंदर दास हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछूं कि रीति काव्य की भूमिका, रीति काव्य की भूमिका, तो ये हो जाएंगे डॉक्टर नगेंद्र। कौन हो जाएगा, बताओ, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र हो जाएगा साथियों। अब उसके बाद अगर अपन बात करें, बताओ आपसे पूछूं, साहित्य का इतिहास दर्शन, ये मैंने आपको याद करवाया, देंगे याद करो, साहित्य का इतिहास दर्शन बताओ, दर्शन किससे करते हैं दोस्त। अरे दर्शन किससे करोगे, लोचन से करते हैं सर, लोचन मतलब आंखों से तो करते हैं ना दर्शन। तो ये हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा, क्या हो जाएगा, बताओ, नलिन विलोचन है शर्मा साहब हो जाएंगे। अब आपसे पूछ ले, हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास, पूरे संसार की समीक्षा कौन करता है, याद रखो, वासुदेव करते हैं, श्री कृष्ण करते हैं, वासुदेव। तो हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास हो जाएगा डॉक्टर डॉक्टर वासुदेव सिंह। कौन हो जाएगा, डॉक्टर वासुदेव सिंह। और हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, क्या बताओगे, बोलो, हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, संवेदना का विकास, ये आपके कौन हो जाएंगे, राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। बताओ अब चलो आगे थोड़ा सा और कर लेते हैं, ये मैट्री पूरा हो रहा है आज, मैट्री क्लोज करेंगे पूरा, है ना, इतिहास ग्रंथों का पूरा सिस्टम ही समेट देंगे आज आपके। थोड़ा सा और बचा है, तो धैर्य बनाए रखें सभी साथी। चलिए एक देखो, ये छोटी सी चीज ये और देख लेना, ये लिखा हुआ है मेरा,
हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 10 भाग है, मैंने बता दिया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है ना, उसके 2 भाग है, ये ध्यान रखना। जो गणपति चंद्रगुप्त की पुस्तक है ना, उसके 2 भाग है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक कौन? गणपति, कौन? गणपति, गणपति चंद्रगुप्त। तो गणपति चंद्रगुप्त की जो पुस्तक है ना, वो 2 भागों में है। कितने खंडों में है? 2 खंडों में, ये ध्यान रख लेना। अब चलो आगे मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा और याद करवा देता हूँ। कुछ और अन्य ग्रंथ है, उनको और याद करेंगे अपन, है ना। सीधा याद करेंगे अब, और फिर पूरा वीडियो करेंगे। भाई लंबा हो गया वीडियो, माफी चाहता हूँ आपसे। चलिए, आज अच्छा, आज वाली फाइल में हो तो चलो मैं वापस वही फाइल खोलता हूँ। ये पीछे की फाइल खुल गई थी। हाँ, ये खोल लेता हूँ मैं आज की फाइल। 1 मिनट में, थोड़ा सा समय लग रहा है। हाँ, तो अपन देखो यहाँ तक बात कर ली थी। अब अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथों की मैं थोड़े से बता देता हूँ आपको। हिंदी कोविद रत्न माला मैंने याद करवा दी आपको वहीं पर, बाबू श्याम सुंदर दास है, और इसके 2 भाग हैं देखो। प्रथम भाग 1909 कर लेना इसको, प्रथम भाग 1909 में और दूसरा 1914 में। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई। एक पुस्तक है हिंदी नवरत्न, अन्य पुस्तकें हैं हिंदी नवरत्न। तो नवरत्न किसकी है? मिश्र बंधु की। किसकी है? मिश्र बंधु की। देखो मिश्र बंधु की एक पुस्तक तो हमने पढ़ी थी, मिश्र बंधु विनोद। कौन सी पढ़ी थी बताओ? मिश्र बंधु विनोद। और एक पुस्तक याद रखना, हिंदी नवरत्न। अब देखो हिंदी साहित्य विमर्श, एक ये पुस्तक है हिंदी साहित्य विमर्श, इसको याद रखना। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके लेखक हो जाते हैं ब्रजरत्न दास। फिर देखो, अब ये आप देख लेना, याद कर लेना, है ना। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, ये है नंद दुलारे वाजपेयी। कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। फिर है आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका, ये है डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। और एक है 20वीं सदी हिंदी साहित्य के नए संदर्भ, इसके भी लेखक यही है, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अब देखो ये 2 पुस्तक महत्वपूर्ण है भाई। एक तो ये हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, इसको याद रखना, और ये पुस्तक आपके पास होनी भी चाहिए। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह। ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए प्यारे मित्रों। मेरे हिसाब से आप अगर मूल पुस्तक पूछो ना मेरे को कि इतिहास की मूल पुस्तक कौन सी लाए, तो देखो एक तो शुक्ल साहब की लिया हो, एक तो शुक्ल साहब की ले आओ, एक आप डॉक्टर नगेंद्र की होनी चाहिए, और एक आपके बच्चन सिंह वाली होनी चाहिए। एक देखो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये भी डॉक्टर बच्चन सिंह। तो 2 पुस्तकें देखो, एक तो हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, और एक आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, बच्चन सिंह साहब की है। अब हिंदी साहित्य का आधा इतिहास बताओ कितना? आधा इतिहास सुमन राज्य। सुमन राज्य क्योंकि ऐसे मान लो कि लेडीज है तो पूरा लिख ही नहीं पाई, आधा ही लिख पाई, तो आधा इतिहास याद करने के लिए है, इसको पर्सनली कोई नहीं ले। हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, अज्ञे। कौन है? अज्ञे। आधुनिक से याद रख लेना, अज्ञे। अगर पहले आधुनिक आए, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, तब तो बच्चन सिंह है देखो। और बाद में आधुनिक आई हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास, तो अज्ञे। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां, शिव कुमार शर्मा। फिर है आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। देखो जो महत्वपूर्ण थी ना, वो मैंने आपको याद करवा दिया। आप यूं कह सकते हो सर ये सारी क्यों याद नहीं करवा रहे? ये मैं नहीं करवाऊंगा इतनी याद। आपको जो बढ़िया लगे इनमें से वो कर लेना, या सारी याद हो तो सारी कर लेना, लेकिन महत्वपूर्ण थी वो मैंने आपको याद करवा दी। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल, प्रोफेसर महेंद्र कुमार। कौन है? प्रोफेसर महेंद्र कुमार। तो ये मेरे हिसाब से अब इतिहास ग्रंथ आपके पूरे हो गए। अब अपन थोड़ा सा इसमें एक चीज और करेंगे कि एक तो पीवाईक्यू कर लेंगे, और एक कुछ पीछे के ग्रंथ हैं जिन्हें इतिहास ग्रंथ की कैटेगरी में नहीं रखा जाता, लेकिन कभी कभार उनसे प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो वहां से मैं 1-2 प्रश्न और करवा दूंगा। अब देखो, ये हो गए आपके ग्रंथ। देखो सारे ग्रंथ मैंने आपको याद करवा दिए, यहाँ से आगे वाले है ना आप वैसे देख लेना, है ना। तो इसमें जो महत्वपूर्ण लगे, कोविद रत्न माला देखो मैंने याद करवा दिया है, नवरत्न मिश्र बंधुओं का है, बाकी आप अपने हिसाब से ये देखते जाना, है ना। ये ध्यान रखना। दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है, आधुनिक हिंदी साहित्य इतिहास ये भी बच्चन सिंह है। आधा इतिहास किसका है? सुमन राज्य का। अब देखो, अब ये कुछ स्टेटमेंट हैं जो बीच में रह गए थे। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है? क्योंकि आदिकाल पे मेन बात करी किसने है? आदिकाल को आदिकाल ही जब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, इसका मतलब आदिकाल नाम आते ही आपके दिमाग में चलना चाहिए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, यानी आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। भारत का लोकनायक वही है जो समन्वय करे। तुलसीदास के बारे में, किसके बारे में? तुलसीदास के बारे में यह कहा है कि भारत का लोकनायक वही है जो समन्वय करे।
देखो तुलसीदास समन्वयवादी कवि है, ध्यान रखना। तुलसीदास कैसे कवि हैं? समन्वयवादी कवि। तो तुलसीदास के बारे में कहा कि लोकनायक वही है जो समन्वय करे, यह भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है, ध्यान रखना। अब सुनो, एक पुस्तक जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है ना, राम कुमार वर्मा की, उसके बारे में थोड़ी सी बात सुन लो। इन्होंने, राम कुमार वर्मा ने निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा को संत और प्रेमाश्रय शाखा को सूफी कह करके पुकारा। एक बात मैं बताता हूं आपको, सुनो सुनो, यहीं पर बता देता हूं, चलो देखो। खाली पेज नहीं है क्या? सुनो, देखो, अपने को सभी को ध्यान है कि भाई भक्ति काल की बात करते हैं। देखो भक्ति काल, भक्ति काल। अब भक्ति काल में देखो दो प्रकार की भक्ति करने वाले लोग हुए हैं, इसको समझना। भक्ति काल में एक तो निर्गुण भक्ति, हालांकि भक्ति काल पढ़ाऊंगा जब मैं आपको पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार समझ लो। और एक सगुण भक्ति। निर्गुण भक्ति का मतलब यहाँ पर ये होता है कि निर्गुण भक्ति वाले ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन निराकार ईश्वर को मानते हैं। कौन से ईश्वर को मानते हैं? निराकार को, यानी मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं। और ये ईश्वर को साकार मानते हैं। सगुण वाले क्या मानते हैं? साकार मानते हैं। अब सुनो, अब ये निर्गुण में दो शाखाएं हुई है। निर्गुण में कितनी शाखाएं हो गई? दो। निर्गुण वाले भी दो में बट गए। एक तो ज्ञानाश्रय शाखा, एक तो निर्गुण में कौन सी शाखा हो गई? ज्ञानाश्रय शाखा। और एक कौन सी हो गई? प्रेमाश्रय शाखा। और सगुण में भी फिर दो भाग हो गए। सगुण में एक तो कृष्ण कृष्ण भक्त, जिसके सूरदास थे प्रतिनिधि कवि, और एक राम भक्त, इसके प्रतिनिधि कवि तुलसीदास थे। तो ये जो ज्ञानाश्रय शाखा है, इसको डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको कह दिया संत। और जो प्रेमाश्रय शाखा थी, इसको डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कह दिया सूफी। तो आपको ऐसे पूछ ले कि निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा को संत और प्रेमाश्रय शाखा को सूफी कहने वाले विद्वान कौन थे? तो याद रखना डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। संत और सूफी किसने कहा? किसने कहा बताइए? अपने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और 693 से 1693 तक का इतिहास है। ये जो पुस्तक है ना, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसमें सिर्फ 693 से 1693 तक का ही इतिहास है, जिसमें आदिकाल और भक्ति काल का ही वर्णन है। तो आपको ऐसे पूछ ले कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें 693 से 1693 तक का ही वर्णन है? तो हिंदी साहित्य के आलोचनात्मक इतिहास में। याद आ रहा है? मैंने याद करवाया था, आलोचना किसने की थी? राम ने। और इन्होंने जो शुरुआत वाला जो आदिकाल या वीरगाथा काल है, उसके दो भाग कर दिए, संधि काल और चारण काल। ये मैं आपको काल विभाजन में विस्तार से पढ़ाऊंगा। और संधि काल में अपभ्रंश के कवियों को शामिल किया। तो इन्होंने आदिकाल या वीरगाथा काल के दो भाग किए, संधि काल और चारण काल। कथन भी है, देखो। अब ये कथन आ गया, ये राम कुमार वर्मा का नहीं, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यदि प्रबंध काव्य विस्तृत वन स्थली है, तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। ये कथन किसका है? डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का। डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का। तो ये आज का वीडियो। तो ये लास्ट में देखो, यहाँ तक ये मैन तो यहीं तक हो गया है ना। उसके बाद कुछ कथन वथन मुझे लगे कि बढ़िया थे, जो बीच में छूट गए थे, मैंने आगे लास्ट में ले लिया। तो ये दो कथन तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के। फिर ये हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पुस्तक के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया कि भाई इन्होंने संत और सूफी कहा, और ये 1693 तक ही है। और इन्होंने आदिकाल को भी दो भागों में बांटा इस पुस्तक में, है ना, राम कुमार वर्मा ने। और संधि काल चारण काल, संधि काल में अपभ्रंश के कवि शामिल हैं। और एक रामचंद्र शुक्ल का कथन रह गया था बीच में, उन्होंने ये कहा कि प्रबंध काव्य विस्तृत वन स्थलीय, तो मुक्तक चुना हुआ गुलदस्ता। मैं आपको बताऊंगा विस्तार से प्रबंधक और मुक्तक क्या होते हैं, सारी चीजें बताऊंगा। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ, आशा करता हूँ, है ना। अब ये मान लो कि आप इतिहास लेखक पूरे हो गए, आप मान सकते हो इतिहास लेखक पूरे हो गए, तो मैं एक वीडियो में एमसीक्यू लाऊंगा और थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट इसका लेकर के आऊंगा। तो आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ दोस्त। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम।